मौका मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो इस वक्त मुल्क भर में आधे मुल्क से ज़्यादा बड़ा खौफनाक और बड़ा ही हौलनाक किस्म का सैलाब आया हुआ है और उस सैलाब से निपटने की ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान की, वो अपनी कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन कैलामिटी डिज़ास्टर इतना बड़ा है और जाहिर है सैलाब है जिसकी वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद होकर रह गया है। मुतासरीन के पास इमीडिएटली पहुँचने का कोई रूट इस तरह से मौजूद नहीं है। जो फ़ज़ा से जो बाय एयर कुछ रिलीफ पहुंचाई जाने की कोशिश की जा रही है वो इतनी काफ़ी नहीं है कि तमाम मुतासरीन तक पहुंचाई जा सके। बहरहाल इस वक्त मुल्क में बहुत ही खौफनाक, बड़ी हौलनाक किस्म की सिचुएशन है। ये इससे पहले एक सैलाब आया था 2010 में, तब भी पाकिस्तान ने इसी किस्म की सूरत हाल देखी थी और एक अब 2022 में इस सैलाब का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो सवाल हम उठाएंगे कि इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर है, क्या इससे निपटने के लिए हमारे सियासतदानों की एक कलेक्टिव, इज्तिमाई, नेशनल, होलिस्टिक अप्रोच नजर आ रही है या अभी भी सियासतबाजी को तरजीह दी जा रही है और सैलाब मुतासरीन की इमदाद को तरजीह नहीं दी जा रही? मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो पहले भी सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के लिए गए, वज़ीर आला पंजाब भी गए, वज़ीर आला सिंध भी गए, बलूचिस्तान के जो हुकाम है वो भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान अभी तक सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करने नहीं जा सके। बावजूद इसके कि 1.5 महीने से ये जो सूबे हैं ये छोटे और बड़े और दरमियाने दर्जे के सैलाबों का शिकार हैं और जिन 2 सूबों में बड़ा बदतरीन सैलाब रहा, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। अब आखिरकार इमरान खान ने शदीद तनकीद के बाद ये फैसला तो कर लिया है कि सैलाब मुतासरीन के पास जाएंगे, लेकिन ये भी अभी तक फैसला है। कब जाएंगे, किस तरह जाएंगे, कब मुलाकात करेंगे, अभी तक कुछ वाज़े नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के जलसे, सियासी जलसे, इलेक्शन कैंपेन वो बड़ी भरपूर जारी है और महीना पहले से ही जलसों के शेड्यूल आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए सियासत इंपॉर्टेंट है या अवाम की खिदमत इंपॉर्टेंट है? इसके हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के ही मुकदमात में आज जमानत भी हो गई है, ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के केस में उनकी जमानत जो है वो सितंबर तक आगे उनको रिलीफ मिल गया है। लेकिन तौहीन अदालत का मामला ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा कठिन हो सकता है, जिसकी तारीख 31 अगस्त है। तो क्या 31 अगस्त से पहले या 31 अगस्त को जब इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में अदालत में तलब कर रखा है, तो क्या इमरान खान साहब जाके अदालत से माफ़ी मांगेंगे या खातून जज को जिस तरह मुखातिब करके धमकाने के अंदाज में मुखातिब किया था उस पर डटे रहेंगे, उस पर कायम रहेंगे? और क्या इमरान खान को माफ़ी मिल सकती है? अगर नहीं मिलती तो नाअहली की कितनी बड़ी तलवार ना सिर्फ इस केस पे बल्कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और केस भी कागजात नामजदगी में झूठ बोलने का, झूठा एफिडेविट जमा करवाने का, वो भी लगा हुआ है। तो ये सारे केसेस इमरान खान साहब के लिए कितना मुश्किल हो सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ पर प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन का मैंने आगाज़ किया अवामी रिलीफ के हवाले से, तो अवाम के लिए एक तरफ सैलाब का अजाब है, दूसरी तरफ महंगाई का अजाब भी है। जो इस महीने बिजली के बिल आए हैं, अवाम इस हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, कौस रहे हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। सो मच सो कि आज नून लीग के अपने अंदर से भी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ बड़ी जबरदस्त किस्म की तनकीद और पब्लिक तनकीद हुई है। जो साबिक वजीर बिजली थे, वजीर मुमलिकत बराए बिजली आबिद शली साहब, उन्होंने आज आड़े हाथों लिया हुकूमत को और मिफ्ता इस्माइल साहब को। उन्होंने कहा कि जी आप तो लोगों से हमें गालियां पड़वा रहे हैं, ये तो नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो आवाम की खिदमत ना कर सके, गवर्नेंस ना कर सके, इतनी महंगाई कर दे, बिजली के बिल इतने महंगे आना शुरू हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। आवाम को रिलीफ कैसे दे पाएगी हुकूमत? खास तौर पे कल खबर आई कि ज़राई टैक्सेस की जो छूट थी वो IMF के प्रोग्राम की वजह से ख़त्म की जा रही है। तो एक तरफ पंजाब का, सिंध का किसान जिसकी फसलें तबाह हो गई सैलाब में, दूसरी तरफ उसके ऊपर अगर आप ज़री टैक्स की छूट ख़त्म कर देंगे
तो वो तो तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। तो इस हुकूमत के पास गवर्नेंस और आवाम को रिलीफ देने का कोई फार्मूला क्या नजर आता है कि नहीं आता? आइंदा का मंजरनामा क्या बनेगा, ना सिर्फ सियासी बल्कि आवाम की रिलीफ के हवाले से भी इस पे आज प्रोग्राम में सवाल जवाब करेंगे और आगे का मंजरनामा जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मुल्क के मशहूर व मारूफ और सीनियर और मुस्तनिद सहाफ़ी हजरात और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, नियो टीवी पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप बड़े तवील अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब का स्काइप कनेक्शन डाउन हो चुका है। मज़हर अब्बास साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ इस वक्त सैलाब के मामले पे, क्योंकि आप जियो टेलीविजन पे भी प्रोग्राम करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, तो मुझे याद है 2010 में मैं भी जियो में थी, तो उस वक्त इमरान खान साहब और जियो टेलीविजन ने मिलकर एक बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी पुकार के नाम से, जिसमें इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था सैलाब मुतासरीन के लिए, जो कि एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आया था। लेकिन अब क्या इमरान खान एक बहुत बड़ी शख्सियत हो गए हैं या सैलाब मुतासरीन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि इमरान खान साहब ने अभी तक उनके पास जाना गवारा नहीं किया? मज़हर साहब का भी स्काइप कनेक्शन जो है वो डाउन है। आमिर ज़िया साहब, आपने मेरा ये सवाल सुन लिया? जनाब, अच्छा, तो ये सवाल मैं फिर आपकी तरफ लेके उम्मीद है आपको। अच्छा चले, देखिए हम ये जो है ना कि सियासतदान जाएं और जाके मुलाकात करें, वो अलामती तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है कि फोटो सेशन हो गया कि वज़ीर आज़म गए और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा गए, उससे कुछ जो सैलाब-ज़दान है उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है। और बाद औक़ात ये होता है कि जो VIP आ रहे होते हैं उनके लिए जो इस्तक़बाली कैंप लगाए जाते हैं वो ज्यादा जहमत दे रहे होते हैं, जैसे वो जाते हैं उनको उखाड़ दिया जाता है। ये हमारे मुल्क की तारीख है। तो असल में सैलाब-ज़दान की जो असल अगर वाकई दर्द रखते हैं हम लोग, और हम क्या असल में इसमें इनिशिएटिव जो होता है वो हुकूमत का काम होता है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास वसाइल हैं और जो कि नैरेटिव बिल्डिंग कर सकते हैं। तो बात ये कि एक तो खुद हुकूमत को पहलकारी करनी चाहिए, और पहलकारी सिर्फ यही नहीं कि उनको मदद करनी चाहिए, लेकिन उनको बयानिया बनाना चाहिए कि जिसके रूह से वो लोगों को मोबिलाइज करें, जैसे 2005 के ज़िलज़िले में हुआ था, 2010 में हुआ था। आप याद करें गरीदा साहिबा कि दोनों जब पहले वो हुए थे, कहते हैं ना नेचुरल वो डिजास्टर्स हुए थे, तो पूरी कौम जो थी खड़ी हो गई थी। बिल्कुल, इस बार क्यों नहीं हो रहा? इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ सियासी पोलराइजेशन इतनी है कि एक पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हुकूमत पे एतमाद नहीं करता, वो बड़ा दुखी है। अब फर्ज करें कि सिंध हुकूमत अगर दावत देती है कि जी आए हमें आप डोनेशन दें, तो अब कराची तो खुद जख्म खुर्दा है। कराची देख रहा है कि इसी हुकूमत ने मिसमैनेज किया, तबाह की, हमारी सड़कें तबाह की, रिक्शा जा रहा होता तो आमिर साहब आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया है, लेकिन मैं यहीं से थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाऊंगी आपके साथ ही। कराची की ये हालत, हुकूमतों पर अदम एतमाद, ये तो हमेशा से आवाम के साथ रहा है। 2005 के ज़लज़ले में भी था, 2010 के सैलाब में भी था, लेकिन आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि उस वक्त पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी। इस दफा वो नजर क्यों नहीं आ रहा, जबकि हुकूमतों पर अदम एतमाद, कराची की हालत, पंजाब की हालत, ये तो हमेशा से ऐसा ही है। अच्छा गरीदा, ये देखिए 2005 में हमारे यहाँ फौजी हुकूमत थी, हाँ, और उस वक्त उस फौजी हुकूमत के खिलाफ जो है पब्लिक सेंटिमेंट नहीं डेवलप हुआ था। याद करें, मुशर्रफ साहब अपनी पॉपुलैरिटी की, मकबूलियत की और ताकत की अरूज पे थे, और कराची में भी डेवलपमेंट का काम हो रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो आपने देखा कि क्योंकि उस वक्त पोलिटिकल पोलराइजेशन इतनी नहीं थी, तो और हुकूमत मुस्तहकम थी, तो लोग जो थे वो हुकूमत अपना काम कर चुकी। अच्छा 2010 में भी आप देखें, क्योंकि 2008 में इंतखाबात हुए थे, और शुरू के जो हमेशा 1-2 बरस होते हैं किसी भी उसके लिए, हुकूमत के लिए, वो ऐसे होते हैं कि उसकी गुडविल चल रही होती है। उस जमाने में भी लोगों को बड़ी उम्मीद थी पीपल्स पार्टी पता नहीं क्या कर देगी, और जो सिंबलिज्म था बड़ी उम्मीदें थी। तो उस वक्त भी आप देखें कि लोगों ने मदद की, लेकिन आज सूरत हाल सियासी माहौल पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हुकूमत जो है उसके ऊपर बहुत सारे पाकिस्तानी, मैं अक्सरियत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि हमें नहीं पता अक्सरियत क्या है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी इत्मीनान नहीं करते, खुसूसन अर्बन एरियाज में जो एजुकेटेड पाकिस्तान है, प्रोफेशनल पाकिस्तान है, पढ़े लिखे लोगों का पाकिस्तान है, और जो इस तरह के कामों में पेश होते हैं, तो कम से कम हुकूमत की अपील पे तो मुझे नहीं लगता क्यों आए। वो ये करेंगे कि ईडी को पैसे दे दें, वो ये कर सकते कि चीफा को दे दें, वो किसी और को दे दें, लेकिन क्योंकि अदम एतमाद है,
लोग डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिशियंस हैं ये। अच्छा, उसमें आप कहें हिज़्ब इख्तिलाफ को खुद हुकूमत ने मुश्किल में डाला हुआ है, झूठे केसेस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर विक्टिमाइजेशन हो रही है, हुकूमत ने नैरेटिव खुद खराब कर दिया। जब आप ये करेंगे कि जनाब इस वक्त आपको चाहिए था, आपने एक मजे का केस बना दिया इमरान खान पे दहशतगर्दी का, पूरी दुनिया में फुलका उड़ रहा है कि जनाब ये क्या किया। मतलब कोई केस बनाते तो जेन्युइन तो हो ना। अब जिसपे किसी को यकीन नहीं आ रहा, इमरान खान और दहशतगर्दी, इनको क्या दहशतगर्दी की तारीफ नहीं पता, तो हुकूमत ने खुद ही बजाय इसके कि आप फोकस करते सैलाब पर, आपने लायानी बातें करके, आमियाना बातें करके, सतही बातें करके खराबी कर दी। ठीक है आमिर साहब, इसका जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट पे जो लोगों का अदम एतमाद है उसको। मजहर अब्बास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। अच्छा साहब, मैंने सवाल आपसे ये किया था कि 2010 का जब सैलाब आया था, उस वक्त आप चूंकि जियो टीवी पे अभी प्रोग्राम करते हैं, मैं भी वहां मौजूद थी, तो वो एक कैंपेन चलाई थी इमरान खान साहब ने जियो टीवी के साथ मिलके, पुकार के नाम से। उसकी कुछ एपिसोड्स मैंने भी की थी खान साहब के साथ। तो उस वक्त खान साहब ने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया था सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए, उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए। खान साहब खुद जा रहे थे सैलाब मुतासर इलाकों में पैसे लेके, राशन वगैरह, रिलीफ का सामान लेके। तो अब क्या वजह है कि खान साहब हमें उस तरह से एक्टिव एंड प्रोएक्टिव नजर क्यों नहीं आ रहे सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए? क्या इमरान खान साहब बहुत बड़ी शख्सियत बन गए हैं 2010 के बाद से लेके अब तक, या सैलाब मुतासरीन ज्यादा छोटे लोग हो गए हैं? गरीबा ये कि मसला ये कि ये सवाल हम सिर्फ इमरान खान से क्यों करें, हम पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत से क्यों नहीं करें? प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की होती है, और सिर्फ हुकूमत की नहीं होती, जो भी सियासी जमातें हैं जो बड़े दावे से कहती हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और वो अवाम से ही अपने आप को दूर रखती हैं। हम गवर्नमेंट की सतह पे देखते हैं, चलें एक ने दौरा कर लिया, अपना ऊपर हेलीकॉप्टर से दौरा कर लिया, कुछ इलाके सर्किट हाउस में बैठ के इमदाद तकसीम कर दी, लेकिन लोगों में जाके उनके दुख दर्द बांटना, ये बुनियादी सियासत होती है। पॉलिटिक्स होती ही पब्लिक के लिए है, अगर आप सही मानों में पॉलिटिक्स करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत, अगर हमने बाकी जो अनथक काम करने वाले लोग देखे हैं, वो तो या तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं, बहुत सी कुछ रिलीजियस पार्टीज करती हैं, अनथक मेहनत करती हैं। हमारी अब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने इस तरह के विंग्स ही नहीं बनाए हुए कि जो इस हवाले से काम करती होंगी। आप बताएं कोई एक सियासी जमात है जिसका ऐसा विंग हो कि जिस तरह एक जमाने में MQM की अल-खिदमत फाउंडेशन होती थी, या जमात इस्लामी की आज भी अल-खिदमत है, इस तरह की हमने कभी भी नहीं की। तो हमारा जो अटैचमेंट है इन इशूज से वो बिल्कुल कटा हुआ है। आज भी आप देखें कि हम फोकस ये कर रहे हैं। हाँ, इमरान खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कि इमरान खान कुछ दिनों के लिए छोड़ दें नए इंतखाबात की बात, ये छोड़ दें आप कि कौन सी हुकूमत कैसी है। आप सिर्फ जाके आप देखें कि आज भी फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि, और बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सिंध हुकूमत जो है उसको ये फिक्र नहीं है कि लोग सैलाबों में, लेकिन फिर आपने टांग का जिक्र नहीं किया। आपने और इलाकों का, KP में गए हैं, कोई कितने लोग गए हैं हमारी KP में? इसी तरीके से बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, खौफनाक। सिंध आधे से ज्यादा डूबा हुआ है। तो ऐसे में आप सियासत जो है, ये भी सियासत होती है। हम कहते हैं कि जी सियासत से हटके असल सियासत ही ये होती है कि आप इस वक्त लोगों के दरमियान हों। बाकी चीजें तो चलती रहती हैं, बाकी एक दूसरे पे इल्जाम की सियासत तो चलती रहती है, लेकिन असल जो पॉलिटिक्स होती है वो होती ही है। असल में जब आप वाकई ताकत का सरचश्मा अगर आवाम को समझते हैं, तो उनमें जाके बैठें, उनके साथ दिन गुजारें, उनके साथ रातें गुजारें, उनके दुख दर्द समझें। वो बाकी चीजें तो होती है कि इंटरनेशनल डोनर्स और ये सारी चीजें तो आती रहती हैं। दूसरे, ये आपका जो आपने आज तक बल्दियाती निज़ाम सही मानों में नहीं बनाया, ये उसकी वजह से हो रहा है। आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से हो रहा है। देखिए, जो ब्रिजेस उड़े हैं, जो सड़कें टूटी हैं, क्या किसी जिम्मेदार को इसकी सजा भी दी जाएगी? सही बात है, नहीं दी जाएगी। आप बाकी तो छोड़े, देहातों में, कराची शहर में जो सड़कें टूटी पड़ी है, पिछले कई दिनों से कोरंगी जो है बाकी मांदा कराची से कटा हुआ है। जिस रास्ते से अब लोग आते हैं, एक ही रास्ता रह गया है, वहाँ लाइनें तो देखिए कि घंटों लोग फंसे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी पड़ेगी।
बिल्कुल मजर अब्बास साहब, बड़े वैलिड पॉइंट्स आपने रेज किए हैं। नसीर मलिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ। मलिक साहब, मैं पहला सवाल आपसे करना चाह रही थी क्योंकि आप बड़े अरसे बाद तशरीफ लाए हैं मेरे प्रोग्राम में, लेकिन स्काइप अनफॉर्चुनेटली डाउन हो गया, तो ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी। क्या वाकई इमरान खान से पहला सवाल इमरान खान से नहीं करना बनता कि वो सैलाब मुतासरीन के पास नहीं गए, क्यों नहीं गए, या फिर उन जमातों से करना चाहिए जो कम अज कम पिछले 30 साल से किसी न किसी सूरत में हुकूमत में रही हैं? और इस तरह मजर अब्बास साहब ने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत हुई है इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? जाहिर सवाल या इमरान खान से होगा जिसकी 4 साल की हुकूमत थी, या 30-35 साल से हुकूमत करने वालों से होगा कि आपने सैलाब के हवाले से कोई इमदादी जो पेश की कार्रवाइयां होती हैं वो क्यों नहीं की? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप इतनी बेहतर क्यों नहीं किया आपने इस किस्म की क्राइसिस को हैंडल करने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें जो पॉपुलर लीडरशिप होती है उसका सैलाब जदगान के लिए या किसी आफत में जाना लोगों को एक उस तरफ जो है वो तवज्जो करता है। इसमें कोई शक नहीं। जो मदर अब्बास साहब बात कर रहे हैं, हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, हुकूमतों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है अगर उसमें कहीं कोताही है तो रिस्पॉन्सिबल हुकूमतें होती हैं। लेकिन मुल्क की जो पॉपुलर लीडरशिप होती है वो इन सानिहात के अंदर खुद मैदान में उतरती है, खुद जाती है और खुद जाकर फिर लोगों का उस तरफ रुझान बनता है। मैं आज मुल्तान के अंदर हूँ, यानी इसी सैलाब जदगान के इलाके में जो है लोगों का जो रिपोर्ट करने के लिए वहाँ से आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब वज़ीर पंजाब के हुक्म पर आए। यहाँ पे आकर देखा जो सूरत हाल है और जो ये रिलीफ का काम है जहाँ पे जारी है उसकी मॉनिटरिंग भी की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपील की पूरी पाकिस्तानी कौम से, तमाम मुखिर इदारों से और तमाम वेलफेयर की तंजीमों से कि वो आकर आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करें। उसकी बुनियादी वजह एक उन्होंने ये बताई कि यहाँ पे जो हुकूमतों का प्रोसीजर होता है वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। अगर आपने टेंट्स भी लेने हैं तो उसका बाकायदा आप एक टेंडर करेंगे, फिर टेंट्स इकट्ठे करेंगे, तो एक लेंथी प्रोसेस से गुजरते गुजरते बेचारे लोग तो आज उनको रोटी चाहिए, उन्हें खाना आज चाहिए, उन्हें शामियाना आज चाहिए। तो जो ये तंजीमें होती हैं, फलाई तंजीमें जो होती हैं, ये सियासी जमातों की जो तंजीमें होती है जिसकी मदद सब निशानदेही कर रहे थे कि बड़ी पोलिटिकल पार्टी ने ये काम छोड़ दिया है, वो सिर्फ सियासत बराए सियासत करती हैं, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती। अब बताइए मुस्लिम लीग नवाज की कहाँ पे कोई खिदमत सल का काम है? पीपल्स पार्टी के अंदर खिदमत सल का काम कहाँ पे है? तहरीक इंसाफ जो अपने आप को बड़ी वेलफेयर स्टेट बनाने का काम करती है, उनकी अब कहाँ पे है? माजी में जब आप जियो टीवी की वाबस्ता थी, मदन साहब भी वाबस्ता थे, एक पुकार के नाम से जो बड़ी मुहिम चली उस वक्त भी, आप बताइए उसके भी कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट के हवाले से लोग सवाल करते हैं कि वो पैसे तो इकट्ठे हुए लेकिन वो कहाँ खर्च हुए उसका हिसाब किताब कौन देगा? और उसके बाद जो बाकायदा मुनज़्ज़म एक निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों नहीं बनाया? अगर आप पुकार की एक अपील लेकर लोगों के पास जाते हैं, उसके बाद आप फंड रेजिंग करते हैं, उसके बाद आपने किया क्या? उसको दरमियान में छोड़ दिया। जब आप सियासत में पॉपुलर होते चले गए आपने रिलीफ का काम छोड़ दिया। मसला ये है कि आम आदमी आज यहाँ जो लोग बेचारे फंसे हुए हैं उनको तो आज खाना चाहिए, राशन चाहिए, उनके पास छत नहीं है, उनको रात सोने के लिए उनके पास बिस्तर नहीं है, उनके पास चारपाई नहीं है। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे, और फिर अफसोस का मकाम ये है कि इस वक्त सियासी बड़ी जमातें, ठीक है अगर वो इनके जख्मों पर मरहम आकर नहीं आ सकती तो वज़ीर पंजाब खुद भी आ जाते। यानी अगर सियासी जमातें नहीं आ सकती तो जो हुकूमती वज़रा पंजाब में बैठे हैं वो आके 4-6 दिनों से यहाँ बैठे होते, ज्यादा लेते, हर डिप्टी कमिश्नर को लेके बैठ जाते ताकि कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम तमाम सियासी जमातें उनको सियासत की पड़ी है। टीवी चैनल मेरे और आप समेत हम कितनी कोताही के मुर्तकिब है कि जब कोई सोशल मीडिया पे चीज चलती है, कहीं ना कोई मज़र अब्बास जैसा जर्नलिस्ट आवाज उठा देता है, फिर हम निकल पड़ते हैं। टीवी चैनल पिछले 15-20 दिन से क्या कर रहे हैं? लोग मर रहे हैं, एक आध हेडलाइन हम चलाते हैं सलाद की, बाकी हम सारा दिन चलाते हैं शहबाज गिल साहब, इमरान खान साहब, राना सनाउल्लाह साहब और उनके खिलाफ मुकदमात, फिर वापसी में मुकदमात। यानी इतनी ओवर पोलिटिसाइज सोसाइटी है जिससे गरीब आदमी के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं रही। आप किसी खोखे में बैठ जाएंगे ना मुल्तान में, आप किसी सड़क पे चले जाए, वो पूछते इमरान खान का क्या बनेगा, नवाज शरीफ साहब कब आएंगे? वो यही बताते कि यार हमारे साथ ही आधे घंटे के सफर में लोग बे यारों मददगार बैठे हैं, छोड़ो सियासत 4 दिन के लिए, इन गरीबों के लिए निकलो। मुल्तान से लोग जाए, बावपुर से, लाहौर से आए, कोई शामियाना लेके आए, कैसे सैलाब जदगान बड़े बेचारे इंतजार कर रहे हैं। जलजले में भी लोग गए थे, इस तरह किसी लोग अगर आएंगे
तो इन बेचारों को कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन मलिक साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन क्या वजह है? आपने भी, मजहर अब्बास साहब ने भी, आमिर जाज साहब ने भी बड़ा अच्छा आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि लैकिंग्स, खामियां कहाँ कहाँ पे हैं, उनको ठीक कैसे होना चाहिए। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल जो आमिर जाज साहब ने भी रेज आउट किया था कि जी क्या वजह है कि इस दफा वो एक नेशनल अप्रोच, वो कौमी जज्बा, वो हॉलिस्टिक अप्रोच इस दफा नजर नहीं आ रही जो हमें 2005 के ज़लज़ले में, 2010 के सैलाब में नजर आई थी। वजह क्या है और इसको किस तरह से इग्निट किया जा सकता है, इस पर सवाल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। और कुछ बाकी सियासी मामलात भी हैं, उन पर भी सवाल करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात करेंगे इमरान खान के मुकदमात के हवाले से। आज दो अदालतों से, इमरान खान साहब की सेशन कोर्ट से और दहशतगर्दी की अदालत से, वहां से जमानतें तो हो गई, लेकिन अब इमरान खान की पेशियों का सिलसिला चल निकला है। अब इमरान खान को भी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनके साथ भी वही सलूक हो रहा है जो माजी में उनके सियासी हरीफों के साथ होता रहा। ये इमरान खान साहब को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाने का सिलसिला, मुकदमात का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या इमरान खान की गिरफ्तारी होगी या गिरफ्तारी से ज्यादा नाअहली की तलवार उन पर ज्यादा कड़ी और ज्यादा सख्त लटक रही है, खासतौर पर तौहीन अदालत के मामले में? आमिर जाज साहब, पहले आपसे इस सवाल का जवाब दरकार है। अच्छा गरीब, मेरा जो राय है, नाक़िस राय है मेरी, वो ये है कि ये केसेस उतने बड़े नौयत के, इतने संजीदा नौयत के नहीं है अच्छा। कि जिसके ऊपर जो है इमरान खान वाकई परेशान हो जाएं। आप लें, एक एक करके लें। पहला केस चलें आप, जो सबसे जिस पे शोर मच रहा है, पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में शोर मच रहा है, वो है दहशतगर्दी का। तो या तो हमारे हुक्मरानों को दहशतगर्दी की तारीफ नहीं आती, या उन्हें पता नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। तो बात यह है कि जब आप इतना कमजोर, इतना फ्लिमजी केस, वो भी आज के हालात में बनाएंगे कि जब मुल्क में सैलाब है, और आपको ये भी पता है कि इस वक्त जो है बड़ी कहते हैं ना कि लोगों को बड़ा इल्म है, उनको एक सोशल मीडिया का दौर है, अवे क्राउड है हमारा पब्लिक ना, तो उसमें आपने खुद ही अपने लिए एक वो कहते हैं ना कि बदनामी मोल ली। और जो रद्द अमल आया यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का कह लें, बैन अवी मीडिया का देखें, और पाकिस्तान के जो संजीदा तबके हैं कि भाई अगर एक कोई भी शख्स वो ये कहता है कि जी क्योंकि कुछ अफसरशाही जो है वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस के इशारे पर मुबैना तौर पर गलत इक़दाम कर रही है, और मैं आई विल सी देम इन द कोर्ट, लुब्बे लुबाब यही था ना उनके उसका बयान का, तो उस पर आप दहशतगर्दी का मुकदमा कहते हैं कि नहीं, आप लुब्बे लुबाब पे जाएंगे आमिर जाज साहब, लुब्बे लुबाब पे जाना चाहिए, या जिस तरह के अल्फाज अदा किए गए कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये वाले अल्फाज थे। हाँ तो देखिए, छोड़ने को उसने क्या कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पिस्तौल लेकर आ जाऊंगा, मैं डंडा लेकर आ जाऊंगा, मैं बम नहीं, वो कह रहे हैं आप इसको धमकी नहीं समझते, आप इसको धमकी आमेज अल्फाज या धमकी आमेज लहजा नहीं समझते। जब आप पब्लिक मीटिंग में बात करते हैं, आप ये बात करते हैं, और उसमें इससे भी ज्यादा बड़ी बातें होती हैं, ये तो कॉल, लेकिन असल में आखिर में जो एक्शन उन्होंने बताया वो तो ये था ना कि मैं अदालत में जाऊंगा, ये था ना उनका कि जी मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन ये, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कहूँ जी मैं गरीदा साहबा आपसे मैं बहुत नाला हूँ, मैं आपसे मतलब आपसे हिसाब किस्सा कराऊंगा, लेकिन वो मैं कोर्ट में जाके कराऊंगा। हाँ। तो ये अगर आप पूरे उसको देखें, हालांकि आपके मेरे दरमियान ऐसी कोई नाराजगी नहीं है और ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है, मैंने मिसाल के तौर पे की, वरना कहाँ ये हीच मदा, कहाँ हम में हिम्मत के हम किसी पे मुकदमे के, तो मैं तो पैसे भी नहीं दे सकता, वकील ही नहीं मिलेगा मुझे, मैं गरीब आदमी, मजदूर आदमी हूँ, तो वो हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में उस इंटेंशन को देखना चाहिए। दूसरा, प्रोहिबिटेड फंडिंग केस, उसमें बहुत बात हो चुकी है, मैं दोबारा नहीं, आपके भी प्रोग्राम में हमने बात की कि जनाब जिस तरह के फ्लिमजी चार्जेस हैं और जो एक केस बनाया गया है, तकाबुल उसका आप नहीं कर सकते नवाज शरीफ के केसेस पे जिसमें मेगा करप्शन के केसेस थे। शहबाज शरीफ साहब के 29 अरब के तो सिर्फ 2 मुकदमात हैं, तो उसका कोई मुआवजा नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान, या फिर आप तोशाखाना केस देख लें, तो मैं तौहीन अदालत के मामले पे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप समझते हैं कि वहाँ धमकी नहीं हुई, वहाँ पे कोई धमकी आमेज लहजा अल्फाज नहीं थे, लेकिन बहरहाल शो कॉज तो हो गया ना तौहीन अदालत का। तो आप समझते हैं इमरान खान साहब माफी मांग लेंगे, माफी मिल जाएगी 31 को? नहीं, इमरान खान को अगर उनके भी वकील अगर सही एडवाइस करें, वो तो क्या है, पहले तो समझाएं कि मैं किस
سیاق و سباق کے ساتھ کہہ رہا تھا. اچھا اور اس میں ایک جملے کا کہہ دیں کہ اگر دل آزاری ہوئی ہے تو مطلب ہے دیٹ واز ناٹ مائی انٹینشن. تو یہ بات ہوتی ہے عدالت بھی ہماری ظاہر کے ریشنل لوگوں پہ مشتمل ہے اور صحیح فیصلہ کرے گی. لیکن معافی تو پھر طلال چودھری، دانیال عزیز، نہال ہاشمی نے بھی مانگی تھی، ان کو نہیں ملی تھی. وہ ان کی زبان جو مجھے یاد میں ہے، نہال ہاشمی صاحب ہمارے مطلب کراچی کے دوست ہیں، اور جو ان کا ایک لب و لہجہ تھا اور جو وہ تھا وہ ایک الگ صورتحال تھی. تو خیال میں ان چیزوں کو تقابل نہیں بنتا. ٹھیک آپ وہ تقابل ہی نہیں بنتا کہ جو جس لیول پہ جا کے انہوں نے باتیں کی تھی عمران خان کا وہ نہیں ہے. عمران خان نے اس طرح کی بات ایک ایک لفظ کو آپ اسکرپٹ اٹھا کے دیکھیں. یہ نہیں کہ ہم ان کی کوئی ناجائز سپورٹ کریں. اگر انہوں نے کوئی ظاہر قانون چکنی کی ہے، عدالت بالکل فیصلہ کرے گی، کرنا چاہیے، کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. ملک صاحب یہاں ہم نے کیونکہ رپورٹنگ کی، ہم نے دیکھا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، تو میں بھی سمجھتا کہ ملک صاحب آ رہی ہوں آپ کی طرف، ملک صاحب آ رہی ہوں آپ کی طرف. ٹھیک ہے ملک صاحب آ رہی ہوں، آپ کچھ کہنا. طوفان ہے. ٹھیک جی ملک صاحب. عامر زیاد صاحب کہہ رہے ہیں چائے کی پیالی میں طوفان، آخری جملہ ان کا کٹ گیا تھا. جی ملک صاحب. ایک جملہ صرف کہہ دوں عامر صاحب کی، صرف ایک جملہ کہہ دوں. جب طلال چودھری صاحب کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں سزا دی گئی تھی تو ان کا جو چارجز میں جو فیصلہ لکھا ہوا ہے، فال اگر آپ کو پڑھ کے سنا دوں. مسٹر طلال چودھری میڈ اسپیچز آن 24/1/2018 and 27 January 2018 wherein you by your words, gestures and tone، یعنی آپ کی جو جیسچرز اینڈ ٹون جو ہے وہ سے محسوس ہوتا ہے کہ عدالت کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہے ڈسیزن طلال چودھری صاحب کا عامر بھائی، جس میں صرف جیسچرز، یعنی چھوڑوں گا نہیں کا الفاظ کو، اسی طریقے کے اس سے کم الفاظ جو طلال چودھری صاحب گھر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ملک صاحب کہ یہاں فیصلہ کریں گے نصراللہ ملک صاحب، ہم اور آپ تو چاہیں گے کہ بھلا ہو، اس ملک میں سکون ہو، امن ہو، اور سیاست کی گاڑی چلتی ہے اور ہمارے عدالت نے نہیں. نہال ہاشمی صاحب کے بات تو درست ہے، تھوڑے سے ایگریسو تھے ان کے. دانیال، طلال چودھری اور باقی جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے، اگر ان کے آپ الفاظ نکال لیں، وہ سیکنڈ جو ہے ورڈز ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں. دیکھیں یہ واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی میں آپ کے خلاف عدالت جاؤں گا، لیکن یہ کہنا ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہماری حکومت عالم دو. دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سیٹ کے زمرے میں آتی ہیں، اور ماضی میں ایسے ہی الفاظ کے اوپر لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے رہے ہیں. خان صاحب کے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے، اس کو عدالت چھوڑ دے، عدالت کی مرضی، لیکن یہ تلوار موجود ہے. اسی طریقے سے فارن فنڈنگ کیس، جب آپ اپنے فارن فنڈنگ کے حوالے سے یا کسی بھی چیز کو کنسیلمنٹ آف فیکٹس کرتے ہیں، اسی میں زمین نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے، اسی میں باقی لوگ ڈسکوالیفائی ہیں. سردار غلام عباس چکوال سے اسی ایک جملے کی بنا پر ڈسکوالیفائی ہوئے. میرے خیال میں یہ چیزیں اتنی آسان. صدیق بلوچ کا کیس آپ کے سامنے ہے، جہاں آپ نے کنسیلمنٹ آف ٹروتھ کی، اس کو آپ پسند کریں نہ کریں آئین کے اندر، لیکن 62(1)(f) جو موجود ہے اس کے مطابق خان صاحب کے اوپر یہ تلوار ہے، نہ چل سکے یہ خدا بہتر جانتا ہے. انٹرسٹنگ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہو سکتی ہے 31 کو، اور آپ نے اس کا حوالہ بھی دے دیا طلال چودھری کے ایک ججمنٹ کا، جیسچرز اینڈ ٹون، یہ لکھا ہوا ہے اس میں ملک صاحب. جسٹس اینڈ ٹون، جسٹس اینڈ ٹون، ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، عمران خان کے لیے پیشیاں بھگتنے کا ٹائم آ گیا ہے؟ جو ان کے سیاسی حریف پچھلے کئی دہائیوں سے، خاص طور پہ پچھلے 4 سال، 3.5 پونے 4 سال کے دوران بھگتتے رہے ہیں. آج خان صاحب بھی سویرے 2 عدالتوں میں گئے، وہاں پہ ضمانتیں کروائیں، مزید کیسز ان کا انتظار کر رہے ہیں. کیا خان صاحب پر بھی یہ والا کورٹ کچہریوں کا، مقدمات کا سامنا کرنے کے برے وقت کا فائنلی آغاز ہو گیا ہے ان کے سیاسی حریفوں کی خوش دلی کے لیے؟ اور توہین عدالت کی نااہلی کی تلوار کتنی کڑی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی گلو خلاصی ہو سکتی ہے وہاں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ سیاستدانوں کے لیے تو کیسز بھگتنا، عدالتوں میں پیش ہونا، یہ تو کبھی بھی کوئی ایپ کی بات نہیں ہوتی. ایون ہتھکڑی لگا کے پیش کرنا کوئی ایپ کی بات نہیں ہوتی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے سیاستدانوں کے لیے. باقی لیکن جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اس کو کرنا چاہیے. شہباز گل نے بہت سیریس بات کی تھی، لیکن کیا ایسی بات تھی کہ اس کو ہتھکڑی باندھ کے پیش کیا جاتا؟ میرے خیال میں نہیں، ایسا نہیں تھا. انسداد دہشت گردی کا ایکٹ بہت اسپیسیفک ہے، لیکن پاکستان کا شاید ہی کوئی بڑا سیاسی رہنما ہو جس پہ انسداد دہشت گردی کا مقدمہ نہ قائم ہوا ہو. لیکن یہ اس کو ہمیں کلیکٹیولی کنڈیم کرنا چاہیے. آپ یہاں تو آپ جو جن لوگوں نے
آپ کے افسران کو مارا، جن لوگوں نے آپ کے ہزاروں کی تعداد میں سیاسی اور عام آدمی کو مارا، ان سے تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ایک بیان پہ ایک شخص کے خلاف جو کہ ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، اس پہ آپ انسداد دہشت گردی کا ایکٹ بنا رہے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں، بے نظیر صاحبہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش ہوتی رہی ہیں، ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنوں پہ آج بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمات قائم ہیں، تالیاں بجانے تک پر تو مقدمہ قائم ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت۔ تو ہم نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو جو 1997 میں آیا تھا، اس کو زیادہ تر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا کسی کو آپ، یعنی جب آپ کسی پہ دہشت گردی کا مقدمہ قائم کرتے ہیں تو آپ کیا رہے ہوتے ہیں کہ ہی از سسپیکٹڈ ٹیررسٹ۔ ٹیررسٹ کون ہوتا ہے؟ ٹیررسٹ کا کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ کون سا مقدمہ ٹیررزم کے تحت آتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کیشن پاپ ہے، ایون اگر آپ کے ہاتھ میں پسٹل ہے تو آپ کا ATC میں مقدمہ نہیں بنے گا۔ اگر آپ کے پروہیبٹڈ جو ہے ویپن ہے تو آپ کا مقدمہ ATC کا بنتا ہے۔ اور یہ بارہا پچھلی سپریم کورٹ وغیرہ میں یہ بات کہتی رہی ہے کہ ہر دوسرے آدمی کو آپ لوگ اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا دیتے ہیں، وہ کلاس 7 لگا دیتے ہیں۔ تو ہم نے ATA کو مذاق بنایا ہوا ہے، اور یہ بالکل بھی صحیح محسوس نہیں جاتا۔ جہاں تک شو کاز نوٹس ہے، شو کاز نوٹس ایسا ہے کہ جو چونکہ عدالت نے خود یہ نوٹس وہ کیا ہے، ان کے پاس سامنے آیا، انہوں نے نوٹس ایشو کیا۔ نارملی تو ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ اگر کنٹیمپٹ ایشو ہوتا ہے تو آپ اپولوجی اپنے آپ کو آپ عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اور پھر عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نارملی ہوتا یہی ہے، میرا خیال ہے ہونا یہ چاہیے۔ اگر آپ کانٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر کیونکہ آپ کے ورڈز وغیرہ کو آپ ڈیفائن کریں کس طریقے سے، دیکھیے کہاں اس میں فلا کہاں ہے عمران خان کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک پبلک میٹنگ میں یہ بات کر رہے ہیں۔ جب آپ پبلک میٹنگ میں نیم ڈراپنگ کرتے ہیں، جب آپ جلسے عام میں کسی کا نام لے کے کسی کو کرتے ہیں، چاہے آپ کی وہ انٹینشن نہ ہو، تو وہاں آپ کے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں، ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ فرض کریں ان میں سے کوئی فالوور جا کے اس جج پہ اٹیک کر دیتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ کس کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا اس کے نتیجے میں تو کون ذمہ دار ہوتا پھر؟ تو یہ میرا خیال ہے اس لیے سیاسی لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی 2013-14 میں عمران خان بھرے جلسے میں جو ہے وہ پولیس والوں کو یہ کہہ چکے ہیں کہ تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، تمہیں گردن سے پکڑ کے۔ یہ جملے جو ہیں یہ تھریٹننگ ہے، یہ تھریٹنگ ٹون ہوتی ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، چاہے آپ کی انٹینشن نہ ہو، وہ یقینی طور پہ نہیں ہوگی، لیکن جب آپ جج کا نام لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی عدالت، اسی عدالت نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اس پہ آپ سے بلا کے وضاحت طلب کی جائے۔ اسٹرانگ پوائنٹ مظہر عباس صاحب آپ کا، اور اس کے مقابلے میں عامر جاز صاحب کا بھی ایک بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے۔ نصر اللہ ملک صاحب نے ایک سابقہ فیصلے کا حوالہ دے کے اپنا پوائنٹ جو ہے وہ اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ واضح کی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو مظہر عباس صاحب نے بات کی ہے شہباز گل کا ہتھ کڑی میں پیش کیا جانا، 780A کے مقدمے کا سیاسی استعمال اور اس کا ایک مذاقہ خیز انداز میں مذاق بنا دیا جانا، اس حوالے سے کچھ مزید سوال کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں آج موجود ہیں نصر اللہ ملک صاحب، عامر ضیاء صاحب اور مظہر عباس صاحب۔ مظہر صاحب اس سوال کا آغاز میں آپ سے کر لیتی ہوں۔ آپ نے اعتراف کیا کہ شہباز گل کا ٹھیک کا بیان جو ہے وہ قابل اعتراض تھا یا بڑا ایک غیر مناسب تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کو ہتھ کڑی نہیں لگنی چاہیے تھی، لیکن پاکستان میں 99.999% پاکستانیوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، اور انتہائی کم نوعیت کے جرائم میں بھی جس طرح ان کو ہتھکڑیاں لگا کے یا جس طرح سے ان کے ساتھ کیا جاتا ہے سلوک، تو پھر کیا ہم تمام پاکستانیوں کے لیے مطالبہ کریں گے اس کا، یا شہباز گل کے لیے کوئی خاص مطالبہ ہے کہ اس کو ہتھکڑی لگا کے نہیں پیش کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے تو آپ نے مثال غلط دی، اس لیے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، ان کو جب آپ دیکھیے ہتھکڑی کیوں لگاتے ہیں آپ؟ ہتھکڑی لگانے کا کے پیچھے وہ کیا ہوتا ہے، اسپرٹ کیا ہوتی ہے، ہونی کیا چاہیے کہ ہتھکڑی اس کو لگاتے ہیں جس سے آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ فرار ہو جائے گا، جس سے آپ کو خطرہ یہ ہو کہ اس کے ساتھی اس کو چھڑا کے لے جائیں گے،
क्या इनको ये खतरा था, खदशा था? और यहाँ तो मादी में हमने देखा है कि इवन एक पीरियड ऐसा भी आया था कि नवाज शरीफ साहब को हथकड़ी लगा के पेश किया गया था, उसके बाद नहीं पेश किया गया। तो ये जब आप इस तरह पेश करते हैं, और मुकदमा जाहिर है एक सोल्यूशन का उन पे चार्ज है कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, यही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है मुकदमा। क्या यहाँ तो जिन लोगों पे बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे, टेररिज्म के चार्जेस थे, उनके तो इंटरव्यू चैनल्स पे नशर हुए, जिन पे तो हमारे यहाँ ये दोहरा म्यार है। तो आपने नहीं, मेरा बिल्कुल सादा सा और बड़ा अवामी सा सवाल है कि फिर तो या तो पॉलिटिकल वर्कर को खास ट्रीटमेंट मैंने आपको गरीदा मैंने आपको बिल्कुल सादा सा ही जवाब दिया है कि जो हथकड़ी लगाने का मकसद होता है, ठीक, वो जिसके बारे में आपको ये खदशा हो कि ये फरार हो जाएगा, ठीक, उसको आप हथकड़ी लगाते हैं ताकि फरार ना हो। वैसे तो हमारे यहाँ कोर्ट से भी फरार हो जाते हैं, कस्टडी से भी फरार हो जाते हैं, बड़ी कस्टडी से भी फरार हो जाते हैं। ठीक, ठीक। तो यहाँ सिर्फ आप उस वक्त आप हथकड़ी लगाते हैं। ठीक। तो क्या ये खदशा था कि शहबाज गिल फरार हो जाएंगे? ठीक, तो नहीं था। तो आप ह्यूमिलिएट करने के लिए अगर किसी को पेश करते हैं, ये दिखाते हैं। देखिए शाहजेब जिलानी थे दुनिया टीवी के, उन पे FIA ने साइबर का केस बनाया, उसको हथकड़ी लगा के अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने उसका नोटिस लिया इस चीज का कि भाई ये कौन सा ये कितना बड़ा दहशतगर्द है जिसको हथकड़ी लगा के पेश किया। तो हम सहाफी की बात कर रहे हैं ना, मैं तो एक पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ कि मैं तो सहाफी भी पाकिस्तानी होता है, सहाफी भी पाकिस्तानी। मैं तो कह रहा हूँ उसको डिफरेंशिएट करें, किसको हथकड़ी लगनी चाहिए, किसको नहीं लगनी चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट। नसरुल्लाह मलिक साहब, आप एग्री करते हैं इस पे या आपका एक डिफरेंट मौकिफ है? मेरे ख्याल में मगर साहब बात बड़ी सही कर रहे हैं और बुनियादी बात कर रहे हैं कि आपको क्रिमिनल्स और दूसरे सियासी वर्कर्स और जर्नलिस्टों के माबैन एक तफरीक रखनी होगी। यानी शहबाज गिल साहब भाग नहीं रहे, तो हथकड़ी का मकसद बाकी यही होता है कि वो भाग ना जाए, पुलिस पे अटैक ना कर दे या उसके साथ इसको छुड़ा के ना ले जाए। तो ये माजी में भी अगर हुआ है गलत हुआ है, अब भी अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। आपको पॉलिटिकल वर्कर्स की जो गिरफ्तारी है उस पर मुकदमा अगर बना है तो प्रॉपर एक आइन और कानून के मुताबिक आपको पेश करना चाहिए। लेकिन साथ सवाल ये पैदा होता है कि रियासत बड़ी वीक हो चुकी है, रियासत इतनी वीक हो चुकी है कि शहबाज गिल साहब जो एक बड़े अहम मुद्दे पर फायज हैं, उनकी तकारीर आप निकाल के देखें, मीडिया वर्कर से बातचीत करते हुए देखें कि मैं रंदा फेरूंगा, मैं इस्त्री लगाऊंगा। आप मुझे बताइए इससे बड़ी थ्रेट क्या हो सकती है एक पॉलिटिकल पार्टी के ओहदे पे बैठा हुआ शख्स ये कि मैं इस्त्रियां लगाऊंगा, और IG से कहे हम तुम्हें कब्र से भी निकाल के ले आएंगे, और चीफ सेक्रेटरी से कहा जाए हमने तुम्हें छोड़ना नहीं है। ये जो धमकियों का कल्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडॉप्ट किया है, ये नाकाबिले कबूल है। मैं समझता हूँ अगर सोसाइटी ने इसको कबूल कर लिया तो फिर सोसाइटी का अल्लाह ही हाफिज है, या हर शख्स उठता है धमकी लगाना शुरू कर देता है। ठीक है मलिक साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, मजहर अब्बास साहब और आमिर ज़िया साहब। ये था आज का प्रोग्राम। अल सी इंशाल्लाह कमिंग मंडे। अल्लाह हाफ़िज़।